फेमस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम सुनाते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी मिलाप। लाला ज्ञानचंद बैठे हुए हिसाब किताब जांच रहे थे कि उनके सुपुत्र बाबू नानक चंद आए और बोले, दादा अब यहाँ पढ़े पढ़े जी उकता गया। आपकी आज्ञा हो तो मैं सैर को निकल जाऊं, 2-1 महीने में लौट आऊंगा। नानक चंद बहुत सुशील और सुंदर नवयुवक था। रंग पीला, आंखों के गिर्द हल्के, कंधे झुके हुए। ज्ञानचंद ने उनकी तरफ तीखी निगाह से देखा और व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोले, क्यों, क्या यहाँ तुम्हारे लिए कुछ कम दिलचस्पियां हैं? ज्ञान ने बेटे को सीधे रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की थी, मगर सफल न हुए। उनकी डांट फटकार और समझाना बुझाना बिल्कुल बेकार हुआ। उसकी संगति अच्छी न थी, पीने पिलाने और राग रंग में डूबा रहता था। उन्हें यह नया प्रस्ताव क्यों पसंद आने लगा, लेकिन नानक चंद उनके स्वभाव से परिचित था। बेधड़क बोला, अब यहाँ जी नहीं लगता। कश्मीर की बहुत तारीफ सुनी है, अब वहीं जाने की सोचता हूँ। ज्ञानचंद, बेहतर है तशरीफ ले जाइए। नानक चंद हंसकर, रुपए तो दिलवाइए, इस वक्त 500 रुपए की सख्त जरूरत है। ज्ञानचंद, ऐसी फिजूल बातों का मुझसे जिक्र न किया करो, मैं तुमको बार बार समझा चुका। नानक चंद ने हट करना शुरू किया और बूढ़े लाला इनकार करते रहे। यहाँ तक कि नानक चंद झुंझलाकर बोला, अच्छा कुछ मत दीजिए, मैं यूं ही चला जाऊंगा। ज्ञानचंद ने कलेजा मजबूत करके कहा, बेशक तुम ऐसे ही हिम्मतवर हो, वहां भी तुम्हारे भाई बंद बैठे हुए हैं ना। नानक चंद, मुझे किसी की परवाह नहीं है, आपका रुपया आपको मुबारक रहे। नानक चंद की यह चाल कभी पट नहीं पड़ती थी। अकेला लड़का था। बूढ़े लाला साहब ढीले पड़ गए। रुपया दिया, खुशामद की और उसी दिन नानक चंद कश्मीर की सैर के लिए रवाना हुआ। मगर नानक चंद यहाँ से अकेला न चला। उसकी प्रेम की घातें आज सफल हो गई थी। पड़ोस में बाबू रामदास रहते थे। बेचारे सीधे साधे आदमी थे। सुबह को दफ्तर जाते और शाम को आते, और इस बीच नानक चंद अपने कोठे पर बैठा हुआ उनकी बेवा लड़की से मोहब्बत के इशारे किया करता। यहाँ तक कि अभागी ललिता उसके जाल में फंसी। भाग जाने के मंसूबे हुए। आधी रात का वक्त था। ललिता एक साड़ी पहने चारपाई पर करवटें बदल रही थी। जेवरों को उतार कर उसने एक संदूकचे में रख दिया था। उसके दिल में इस वक्त तरह तरह के ख्याल दौड़ रहे थे और कलेजा जोर जोर से धड़क रहा था। मगर चाहे और कुछ ना हो, नानक चंद की तरफ से उसे बेवफाई का जरा भी गुमान न था। जवानी की सबसे बड़ी नेमत मोहब्बत है, और इस नेमत को पाकर ललिता अपने को खुश नसीब समझ रही थी। रामदास बेसुध सो रहे थे कि इतने में कुंडी खटकी। ललिता चौंक कर उठ खड़ी हुई। उसने जेवरों का संदूकचा उठा लिया, एक बार इधर उधर हसरत भरी निगाहों से देखा और दबे पांव चौंक चौंक कर कदम उठाती दहलीज में आई और कुंडी खोल दी। नानक चंद ने उसे गले से लगा लिया। बग्घी तैयार थी, दोनों उस पर जा बैठे। सुबह को बाबू रामदास उठे, ललिता न दिखाई दी। घबराए, सारा घर छान मारा, कुछ पता न चला। बाहर की कुंडी खुली देखी, बग्घी के निशान नजर आए। सर पीट कर बैठ गए, मगर अपने दिल का दर्द किससे कहते। हंसी और बदनामी का डर जबान पर मुहर हो गया। मशहूर किया कि वो अपने ननिहाल चली गई। मगर लाला ज्ञानचंद सुनते ही भांप गए कि कश्मीर की सैर के कुछ और ही माने थे। धीरे धीरे यह बात सारे मोहल्ले में फैल गई, यहाँ तक कि बाबू रामदास ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। मोहब्बत की सरगर्मियां नतीजे की तरफ से बिल्कुल बेखबर होती हैं। नानक चंद जिस वक्त बग्घी में ललिता के साथ बैठा, तो उसे इसके सिवाय और कोई ख्याल न था कि एक युवती मेरे बगल में बैठी है, जिसके दिल का मैं मालिक हूँ। उसी धुन में वो मस्त था। बदनामी का डर, कानून का खटका, जीविका के साधन, इन समस्याओं पर विचार करने की उसे उस वक्त फुर्सत न थी। हाँ, उसने कश्मीर का इरादा छोड़ दिया। कलकत्ते जा पहुंचा। किफायत शरी का सबक ना पढ़ा था। जो कुछ जमा जथा थी 2 महीनों में खर्च हो गई।
ललिता के गहनों पर नौबत आई, लेकिन नानक चंद में इतनी शराफत बाकी थी। दिल मजबूत करके बाप को खत लिखा, मोहब्बत को गालियां दी और विश्वास दिलाया कि अब आपके पैर चूमने के लिए जी बेकरार है, कुछ खर्च भेजिए। लाला साहब ने खत पढ़ा, तस्कीन हो गई कि चलो जिंदा है और खैरियत से है। धूमधाम से सत्यनारायण की कथा सुनी, रुपया रवाना कर दिया, लेकिन जवाब में लिखा, खैर जो कुछ तुम्हारी किस्मत में था वो हुआ, अभी इधर आने का इरादा मत करो, बहुत बदनाम हो रहे हो। तुम्हारी वजह से मुझे भी बरादरी से नाता तोड़ना पड़ेगा। इस तूफान को उतर जाने दो, तुम्हें खर्च की तकलीफ न होगी, मगर इस औरत की बाह पकड़ी है तो उसका निबाह करना, उसे अपनी ब्याहिता स्त्री समझो। नानक चंद के दिल पर से चिंता का बोझ उतर गया। बनारस से माहवार वजीफा मिलने लगा। इधर ललिता की कोशिश ने भी कुछ दिल को खींचा और गो शराब की लत न छूटी, और हफ्ते में 2 दिन जरूर थिएटर देखने जाता, तो भी तबीयत में स्थिरता और कुछ संयम आ चला था। इस तरह कलकत्ते में उसने 3 साल काटे। इसी बीच उसे एक प्यारी लड़की के बाप बनने का सौभाग्य हुआ, जिसका नाम उसने कमला रखा। तीसरा साल गुजरा ही था कि नानक चंद के उस शांतिमय जीवन में हलचल पैदा हुई। लाला ज्ञानचंद का 50वां साल था, जो हिंदुस्तानी रईसों की प्राकृतिक आयु है। उनका स्वर्गवास हो गया, और ज्यों ही यह खबर नानक चंद को मिली, वो ललिता के पास जाकर चीखे मार मार कर रोने लगा। जिंदगी के नए नए मसले उसके सामने आए। इस 3 साल की संभली हुई जिंदगी ने उसके दिल से शोहदेपन और नशेबाजी के ख्याल बहुत कुछ दूर कर दिए थे। उसे अब यह फिक्र सवार हुई कि चलकर बनारस में अपनी जायदाद का कुछ इंतजाम करना चाहिए, वरना सारा कारोबार धूल में मिल जाएगा। लेकिन ललिता का क्या करूं? अगर इसे वहां लिए चलता हूं तो 3 साल की पुरानी घटनाएं ताजी हो जाएंगी, और फिर एक हलचल पैदा होगी जो मुझे हुक्काम और हमजोलियों में जलील कर देगी। इसके अलावा उसे अब कानूनी औलाद की जरूरत भी नजर आने लगी। यह हो सकता था कि वो ललिता को अपनी ब्याहिता स्त्री मशहूर कर देता, लेकिन इस आम ख्याल को दूर करना असंभव था कि उसने उसे भगाया है। ललिता से नानक चंद को अब वो मोहब्बत न थी जिसमें दर्द होता है और बेचैनी होती है। वो अब एक साधारण पति था, जो गले में पड़े हुए ढोल को पीटना ही अपना धर्म समझता है, जिसे बीवी की मोहब्बत उसी वक्त याद आती है जब वो बीमार होती है। और इसमें अचरज की कोई बात नहीं है, अगर जिंदगी की नई नई उमंगों ने उसे उकसाना शुरू किया, वे मंसूबे पैदा होने लगे जिनका दौलत और बड़े लोगों के मेलजोल से संबंध है। मानव भावनाओं की यही साधारण दशा है। नानक चंद अब मजबूत इरादे के साथ सोचने लगा कि यहाँ से क्यों कर भागूं। अगर इजाजत लेकर जाता हूँ तो आज के तीसरे दिन ललिता बनारस में मेरे सर पर सवार होगी। कोई ऐसी तरकीब निकालूं कि इन संभावनाओं से मुक्ति मिले। सोचते सोचते उसे आखिर एक तदबीर सूझी। वो एक दिन शाम को दरिया की सैर का बहाना करके चला और रात को घर पर न आया। दूसरे दिन सुबह को एक चौकीदार ललिता के पास आया और उसे थाने में ले गया। ललिता हैरान थी कि क्या माजरा है। दिल में तरह तरह की चिंताएं पैदा हो रही थीं। वहां जाकर जो कैफियत देखी तो दुनिया आंखों में अंधेरी हो गई। नानक चंद के कपड़े खून में तरबतर पड़े थे। उसकी वही सुनहरी घड़ी, वही खूबसूरत छतरी, वही रेशमी साफा, सब वहां मौजूद था। जेब में उसके नाम के छपे हुए कार्ड थे। कोई संदेह न रहा कि नानक चंद को किसी ने कत्ल कर डाला। 2-3 हफ्ते तक थाने में तहकीकातें होती रहीं, और आखिरकार खूनी का पता चल गया। पुलिस के अफसरों को बड़े बड़े इनाम मिले। इसको जासूसी का एक बड़ा आश्चर्य समझा गया। खूनी ने प्रेम की प्रतिद्वंद्विता के जोश में यह काम किया, मगर इधर तो गरीब बेगुनाह खूनी सूली पर चढ़ा हुआ था, और वहां बनारस में नानक चंद की शादी रचाई जा रही थी। नानक चंद की शादी एक रईस घराने में हुई,
और तब धीरे धीरे फिर वही पुराने उठने बैठने वाले आने शुरू हुए, फिर वही मजलिसें जमी और फिर वही सागरों मीना के दौर चलने लगे। संयम का कमजोर अहाता इन विषय वासना की बटमारों को न रोक सका। हाँ, अब इस पीने पिलाने में कुछ पर्दा रखा जाता है और ऊपर से थोड़ी सी गंभीरता बनाए रखी जाती है। साल भर इसी बहार में गुजरा। नवीली बहू घर में कुड़ कुड़ कर मर गई। तबे तपेदिक ने उसका काम तमाम कर दिया। तब दूसरी शादी हुई, मगर इस स्त्री में नानक चंद की सौंदर्य प्रेमी आंखों के लिए कोई आकर्षण न था। इनका भी वही हाल हुआ, कभी बिना रोए कौर मुंह में नहीं दिया। 3 साल में चल बसी। तब तीसरी शादी हुई। यह औरत बहुत सुंदर थी, अच्छे आभूषणों से सुसज्जित। उसने नानक चंद के दिल में जगह कर ली। एक बच्चा भी पैदा हुआ और नानक चंद गारहस्तिक आनंदों से परिचित होने लगा। दुनिया के नाते रिश्ते अपनी तरफ खींचने लगे, मगर प्लेग के एक ही हमले ने सारे मंसूबे धूल में मिला दिए। पति प्राणा, स्त्री मरी, 3 बरस का प्यारा लड़का हाथ से गया और दिल पर ऐसा दाग छोड़ गया जिसका कोई मरहम न था। उच्छृंखलता भी चली गई, अय्याशी का भी खात्मा हुआ। दिल पर रंजो गम छा गया और तबीयत संसार से विरक्त हो गई। जीवन की दुर्घटनाओं में अक्सर बड़े महत्व के नैतिक पहलू छिपे हुआ करते हैं। इन सदमों ने नानक चंद के दिल में मरे हुए इंसान को जगा दिया। जब वो निराशा की यातनापूर्ण अकेलेपन में पड़ा हुआ इन घटनाओं को याद करता तो उसका दिल रोने लगता और ऐसा मालूम होता कि ईश्वर ने मुझे मेरे पापों की सजा दी है। धीरे धीरे यह ख्याल उसके दिल में मजबूत हो गया। उफ, मैंने उस मासूम औरत पर कैसा जुल्म किया, कैसी बेरहमी की, यह उसी का दंड है। यह सोचते सोचते ललिता की मासूम तस्वीर उसकी आंखों के सामने खड़ी हो जाती और प्यारे मुखड़े वाली कमला अपने मरे हुए सौतेली भाई के साथ उसकी तरफ प्यार से दौड़ती हुई दिखाई देती। इस लंबी अवधि में नानक चंद को ललिता की याद तो कई बार आई थी, मगर भोग विलास, पीने पिलाने की उन कैफियतों ने कभी उस ख्याल को जमने न दिया। एक धुंधला सा सपना दिखाई दिया और बिखर गया। मालूम नहीं दोनों मर गईं या जिंदा हैं। अफसोस, ऐसी बेकसी की हालत में छोड़कर मैंने उनकी सुध तक न ली। उस नेक नामी पर धिक्कार है जिसके लिए ऐसी निर्दयता की कीमत देनी पड़े। यह ख्याल आखिर उसके दिल पर इस बुरी तरह बैठा कि एक रोज वो कलकत्ता के लिए रवाना हो गया। सुबह का वक्त था। वो कलकत्ते पहुंचा और अपने उसी पुराने घर को चला। सारा शहर कुछ से कुछ हो गया था। बहुत तलाश के बाद उसे अपना पुराना घर नजर आया। उसके दिल में जोर से धड़कन होने लगी और भावनाओं में हलचल पैदा हो गई। उसने एक पड़ोसी से पूछा, इस मकान में कौन रहता है? बूढ़ा बंगाली था, बोला, हम यह नहीं कह सकता कौन है कौन नहीं है। इतना बड़ा मुल्क में कौन किसको जानता है। हाँ, एक लड़की और उसका बूढ़ा माँ, दो औरत रहता है। विधवा है, कपड़े सिलाई करता है। जब से उसका आदमी मर गया तब से यही काम करके अपना पेट पालता है। इतने में दरवाजा खुला और एक 13-14 साल की सुंदर लड़की किताब लिए हुए बाहर निकली। नानक चंद पहचान गया कि यह कमला है। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। बेअख्तियार जी चाहा कि उस लड़की को छाती से लगा ले। कुबेर की दौलत मिल गई। आवाज को संभाल कर बोला, बेटी, जाकर अपनी अम्मा से कह दो कि बनारस से एक आदमी आया है। लड़की अंदर चली गई और थोड़ी देर में ललिता दरवाजे पर आई। उसके चेहरे पर घूंघट था और वो सौंदर्य की ताजगी न थी, मगर आकर्षण अब भी था। नानक चंद ने उसे देखा और एक ठंडी सांस ली। पातिव्रत और धैर्य और निराशा की सजीव मूर्ति सामने खड़ी थी। उसने बहुत जोर लगाया मगर जब्त न हो सका। बराबर रोने लगा। ललिता ने घूंघट की आड़ से उसे देखा और आश्चर्य के सागर में डूब गई। वो चित्र जो हृदय पट पर अंकित था और जो जीवन के अल्पकालिक आनंदों की याद दिलाता रहता था, जो सपनों में सामने आ आकर कभी खुशी के गीत सुनाता था और कभी रंज के तीर चुभाता था, इस वक्त सजीव सचल सामने खड़ा था।
ललिता पर एक बेहोशी सी छा गई, कुछ वही हालत जो आदमी को सपने में होती है। वो व्यग्र होकर नानक चंद की तरफ बढ़ी और रोती हुई बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे अकेले किस पर छोड़ दिया है, मुझसे अब यहाँ नहीं रहा जाता। ललिता को इस बात की जरा भी चेतना न थी कि वो उस व्यक्ति के सामने खड़ी है जो एक जमाना हुआ मर चुका, वरना शायद वो चीख कर भागती। उस पर एक सपने की सी हालत छाई हुई थी। मगर जब नानक चंद ने उसे सीने से लगा कर कहा, ललिता, अब तुमको अकेले न रहना पड़ेगा, तुम्हें इन आंखों की पुतली बना कर रखूंगा, मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं अब तक नरक में था, अब तुम्हारे साथ स्वर्ग का सुख भोगूंगा। तो ललिता चौंकी और छिटक कर अलग हटती हुई बोली, आंखों को तो यकीन आ गया, मगर दिल को नहीं आता। ईश्वर करे यह सपना ना हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? जो भी कहानी सुननी हो कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।